नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल हमारी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज तारीख है 6 अक्टूबर 2020 और हम कंटिन्यू करेंगे अपने 10 प्रश्नों की वो महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसको हम आपके लिए चला रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम आपके लिए निरंतर कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपसे भी हमारी यही आशा है कि आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहिए, इनोवेट करते रहिए, नए नए आइडियाज़ हमारी तरह आप भी लाते रहिए और आपको तभी सफलता मिल पाएगी। चलिए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह की। तो ये देखिए वीक की बात हो रही है, ये पूरा वीक है जो इसको मनाया जाता है अक्टूबर के महीने में। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है अक्टूबर माह में, अक्टूबर के महीने में ये मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो देखिए ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर से और 8 अक्टूबर के बीच में ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच ये हर वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह। और देखिए जो इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1954 से हुई है और ये महत्वपूर्ण काम उठाकर भारतीय पशुओं के जीवन को बचाना है और वन्यजीव संरक्षण के मामले में लोगों को जागरूक करना है। और देखिए भारत जो है, देखिए वन्यजीव के मामले में भारत है जो है वो 17 मेगा विविधताओं का जो क्षेत्र है पूरी दुनिया में, उसमें से भारत भी एक है। और देखिए भारत ने कई महत्वपूर्ण वन्यजीव परियोजनाएं भी चला रखी हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको 1972 में चलाया गया था। और ये प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भारत का सबसे सफल वन्यजीव कार्यक्रम कौन सा है और उसको कब चलाया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सबसे सफल वन्यजीव कार्यक्रम है और इसको 1972 में चलाया गया है। इसी के अलावा एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पॉइंट बनता है वो है भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। देखिए जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी 1972 में ही लाया गया था। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट बनता है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है अक्टूबर माह। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न है हाल ही में विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है विश्व आवास दिवस की। और देखिए ये जो विश्व आवास दिवस है ये मनाया जाता है अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को। और इस बार अक्टूबर महीने का पहला सोमवार कब आया था? वो आया था 5 अक्टूबर को। तो देखिए इस बार ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है, लेकिन हर वर्ष ये 5 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को होगा। और इस बार की जो थीम है वो है हाउसिंग फॉर ऑल। क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल इस बार की थीम है और इसके साथ है ए बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। तो देखिए अब बेटर अर्बन फ्यूचर की बात क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए पूरी दुनिया की जो 55% जो आबादी है वो शहरों में रहती है। और ये जो विश्व आवास दिवस है इसको 1986 से लगातार मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1986 से। चलिए तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो 5 अक्टूबर होने वाला है इस वर्ष के लिए। देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है कोविड-19 की आर ग्रीन जो किट है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो आर ग्रीन किट की बात हो रही है। ये किट है, किट, ठीक है। तो इस आर ग्रीन किट की जो बात हो रही है इसको जो डेवलप करने का काम किया है यानी लॉन्च करने का काम किया है वो किया गया है रिलायंस लाइफ साइंसेज द्वारा, ठीक है। और देखिए अभी कोविड-19 का जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सी किट है? RT-PCR किट है। RT-PCR किट द्वारा कोविड-19 का टेस्ट किया जाता है। और RT-PCR है क्या? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आने वाली परीक्षाओं में। वर्तमान सिनेरियो को देखते हुए कि RT-PCR की फुल फॉर्म पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है कि कोरोना का टेस्ट का क्या नाम है। तो RT-PCR जो है वो है रियल टाइम पॉलीमरेस चेन रिएक्शन, ठीक है। रियल टाइम पॉलीमरेस चेन रिएक्शन है। और देखिए ये कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और ये ग्रीन किट की खासियत क्या है कि देखिए ये सबसे जल्दी अभी परीक्षण का रिजल्ट आपको देगी, जिसको रिलायंस लाइफ साइंसेज द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न है विश्व अध्यापक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है विश्व अध्यापक दिवस की, ना कि यहाँ पर बात हो रही है भारतीय अध्यापक दिवस यानी राष्ट्रीय अध्यापक दिवस की। देखिए जो भारत का जो अध्यापक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को।
5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विश्व की, तो विश्व का जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, यानी कि सही 1 महीने बाद हमारे देश के शिक्षक दिवस से। और देखिए, जब बात हो रही है हमारे देश के शिक्षक दिवस की, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी याद में 5 सितंबर को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और वहीं विश्व अध्यापक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन इसका जो ध्येय है कि क्यों मनाया जाता है, देखिए वो शिक्षकों की स्थिति में बेहतर सुधार लाने के लिए मनाया जाता है। और जो विश्व अध्यापक दिवस है, इसको 1994 से लगातार मनाया जा रहा है। और इसके द्वारा ये भी दर्शाया जाता है कि समाज में शिक्षकों की भूमिका क्या होती है। चलिए, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अध्यापक दिवस। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न है IACC यानी IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के बारे में बात हो रही है। दिस इज नॉट 14, दिस इज IACC, यानी कि ये है IACC जो है, ये है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। और ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है IACC द्वारा, वो मिला है हमारे श्री रतन टाटा जी को। और देखिए रतन टाटा जी के यहाँ मामले में यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका में भारत की जो कंपनी है, जो सबसे बड़ा रोजगार अमेरिका में प्रदान करती है, विदेशी कंपनी, या हमारे देश की जो भारत की जो कंपनी है वहाँ पर, ये टाटा ग्रुप वहाँ पर प्रोवाइड करता है। और देखिए ये जो अवार्ड था, ये एक क्लोज डोर मीटिंग में दिया गया है, मतलब कि एक लिमिटेड लोगों को रखकर ये रतन टाटा को अवार्ड दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते। और यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण बताना ये भी बहुत ज़रूरी बनता है कि टाटा ग्रुप जो है वो प्राइवेट ऐसी कंपनी है जो भारत में सबसे ज़्यादा चैरिटी करती है। चलिए, तो रतन टाटा को ये अवार्ड दिया गया है। देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है फिर से एक बार स्वच्छ भारत पुरस्कार। आप कहेंगे कि इतने स्वच्छ भारत पुरस्कारों का जिक्र अभी तक किया जा रहा है, और तो देखिए ये स्वच्छ भारत पर जो पुरस्कार हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से प्रश्न पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है, और मैं चाहता हूं कि कहीं भी आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए, या कोई भी चीज़ आपसे ऐसी छूट ना जाए जो कि आपको परीक्षा में लगे कि हमने ये कवर नहीं कर पाई है। तो इसीलिए कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए इसको एक बार मैं फिर से लेकर आया हूँ। किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो देखिए जो प्रथम स्थान मिला है ये मिला है गुजरात को। लेकिन इसमें देखिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब आप बोलेंगे कि गुजरात को किस में मिला है, तो ये सामुदायिक शौचालय श्रेणी में गुजरात को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, सामुदायिक शौचालय। अब यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण ये है कि जिला स्तर पर किसको मिला है, तो जिला स्तर पर जो चेन्नई का एक, तमिलनाडु का एक गांव है जिसका नाम है तिरुनेलवेली को ये प्रथम स्थान मिला है इसी कैटेगरी में, जो तिरुनेलवेली को। और स्वच्छ भारत पुरस्कार देखिए किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये स्वच्छ भारत पुरस्कार दिए जाते हैं। और इस प्रश्न को पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने स्वच्छ भारत के 6 वर्ष पूरे किए हैं और अभी ये पुरस्कार दिए गए थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न है पुष्पा भावे जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए पुष्पा भावे की बात हो रही है यहाँ पर, और उनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और ये थी मुंबई की सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए इन्होंने आम अधिकारों के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया है, आम लोगों के अधिकारों के लिए। तो ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी जिनका 81 ईयर्स की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये पुष्पा भावे जो थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है, और प्रश्न है किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है मिनी ऐप स्टोर की। तो ये इस काम को करने का जो काम किया है वो किया है पेटीएम ने। और देखिए यहाँ पे पेटीएम बहुत महत्वपूर्ण कंपनी है भारत की। और देखिए पेटीएम ने ये काम क्यों किया है, पेटीएम ने जो काम किया है वो गूगल के जो प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए काम किया है। और ऐसा क्यों करना पड़ा पेटीएम को, क्योंकि कुछ ही दिन पहले पेटीएम को गूगल ने प्ले स्टोर से अपने हटा दिया था, और यूजर्स को एक और ऑप्शन मिलेगा इसके पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर से
कि वो वहाँ से भी कुछ ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है कि पेटीएम के सीईओ और फाउंडर कौन हैं, तो वे हैं विजय शेखर शर्मा, जिनका नाम है विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर और सीईओ हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, देश के किस प्रतिष्ठित संस्थान ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की, और ये जो महत्वपूर्ण काम किया है ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। आईआईटी खड़गपुर ने ये महत्वपूर्ण काम किया है। अब देखिए इस टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो इसका नाम है आई मेडिक्स, यानी आई मेडिक्स या आई मेडेक्स भी कुछ कहते हैं इसको, आई मेडिक्स। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर है, इसका काम क्या होगा? देखिए हम अभी कोविड-19 में हमारे मूवमेंट्स बहुत रेस्ट्रिक्शन हो गए हैं, तो इसीलिए अगर हमें फिजिशियन की ऑनलाइन सुविधा चाहिए, मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सकता है। और ये जो सिस्टम है इसको किसी भी स्टैंडर्ड ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। तो ये फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है इस कोविड-19 के काल में कि ऐसा सॉफ्टवेयर आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च करने का काम किया है। हम देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आज का हमारा आखिरी है, प्रश्न संख्या 10 है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पशुपतिनाथ मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक है, किस देश में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, और ये स्थित है नेपाल में। नेपाल के काठमांडू में ये मंदिर स्थित हुआ है, स्थित है ये, और बागमती नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर? बागमती। तो ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बागमती जो रिवर है वो किस देश में बहती है, तो नेपाल में बहती है। बागमती नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है देवपटन, या देवपाटन भी बोलते हैं इसको। देवपाटन एक गांव है नेपाल में, बागमती नदी के किनारे, वहां पर ये मंदिर स्थित है। और देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने से पहले, अभी तो है खैर नेपाल जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने से पहले ये जो पशुपतिनाथ मंदिर था जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, ये वहाँ के राष्ट्रीय देवता कौन है? वहाँ के पशुपतिनाथ ही नेपाल के राष्ट्रीय देवता हुआ करते थे धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने से पहले। तो ये जो था उनका स्थान हुआ करता था, निवास स्थान हुआ था, जो पशुपतिनाथ मंदिर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल्स चाहिए तो आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है हमारी परीक्षा के नाम से, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।